डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे अबाउट साइक्लोट्रॉन। तो देखा जाए क्या होता है साइक्लोट्रॉन, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, इससे क्या क्या यूजेज हैं। तो स्टार्ट किया जाए। साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस यूज्ड टू accelerate charged particles like protons, deuterons, alpha particles, etc. to very high energies. It was invented by E.O. Lawrence and M.S. Livingston in 1932 at the University of कैलिफोर्निया वर्कले। यानी सिंपली हम क्या देख रहे हैं, साइक्लोट्रॉन क्या है, एक डिवाइस है। क्या है यह, कैसा डिवाइस है, यह एक पार्टिकल एक्सलेटर है। न्यूक्लियर पार्टिकल को, जो न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह होते हैं वहाँ पर पार्टिकल एक्सलेटर की आवश्यकता होती है। पार्टिकल एक्सलेटर का यूज किया जाता है। वहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटॉन्स, ड्यूटेरॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, यानी यहाँ पर हम साइक्लोट्रॉन का जो यूज करते हैं वो क्या यूज है, तो वह यूज है पार्टिकल को एक्सलेट करने के लिए। लेकिन कैसे पार्टिकल को, चार्ज्ड पार्टिकल्स को। यहाँ पर ध्यान रखना है कि साइक्लोट्रॉन से ओनली चार्ज्ड पार्टिकल एक्सलेट किए जा सकते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन नहीं एक्सलेट किए जा सकते हैं। ठीक, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन को भी हम एक्सलेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, अभी आगे इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो क्या होता है, इस चार्ज पार्टिकल को वेरी हाई एनर्जी पर हम क्या करते हैं, एक्सलेट कराते हैं। साइक्लोट्रॉन जो है ये क्या है, यह कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी वर्कले यानी यूएसए अमेरिका में जो है, वहाँ पर दो साइंटिस्ट थे, E.O. लॉरेंस एंड M.S. लिविंगस्टन। इन दोनों साइंटिस्टों ने इस डिवाइस को डिजाइन किया था, फैब्रिकेट किया था। प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ ए साइक्लोट्रॉन इज बेस्ड ऑन मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी सिंपली हमने क्या कहा, यहाँ पर कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके थे। क्या पढ़े थे, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स पढ़े थे, तो वहाँ पर हम यही तो पढ़े थे कि सिंपली हमारे पास जो फोर्स मिल रहा था वो कंबाइंड फोर्स, किसका, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। हमने क्या किया था, इसके पहले लॉरेंज फोर्स के बारे में स्टडी किया है। लॉरेंज फोर्स यही तो बताता है कि क्या है, वहाँ पर कंबाइंड इफेक्ट है, किसका, इलेक्ट्रिक फोर्स का और मैग्नेटिक फोर्स का। इन दोनों फोर्स का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, हम इसका यूज करके लॉरेंज फोर्स पढ़े थे, जिसमें कि यह वाला पार्ट हमारे पास क्या कहलाया था, ये हमारा इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स था और ये मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स था, और कंबाइंड रूप से ये कहलाता है लॉरेंज फोर्स। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यानी क्या है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंबाइंड इफेक्ट पढ़ेंगे, किनके, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पर हम क्या करते हैं, टू फैक्ट्स का यूज करते हैं। यानी इन दिस टू फैक्ट्स आर यूज साइमल्टेनियसली। हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो फैक्ट का यूज करते हैं। ठीक, यहाँ जो फिगर दिखाया गया है, ये फिगर का आउटर स्ट्रक्चर है, क्या, साइक्लोट्रॉन का। साइक्लोट्रॉन का यह आउटर स्ट्रक्चर है। तो यहाँ देखा जाए कि फैक्ट्स क्या क्या हैं, उन दोनों फैक्ट्स के बारे में स्टडी किया जाए। नंबर 1, when a charged particle passes through electric field, the particle gets accelerated। यानी क्या होगा, जब कोई चार्ज पार्टिकल को हम कहाँ पास आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से पास आउट होगा, तो क्या होगा, वह एक्सलेट कर जाएगा। क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो वह एक फोर्स फील करेगा, और उस फोर्स से उसे क्या मिलेगा, वह एक्सलेट करेगा। एज ए रिजल्ट इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाई पासिंग द पार्टिकल repeatedly through the electric field. Very high kinetic energy is given to the particle.
इस कॉन्सेप्ट को हम इस फिगर से समझ सकते हैं। जो कहा जा रहा है कि यहाँ पर जैसे दिखाया गया आयन सोर्स जो बता रहा है, तो क्या होता है, यहाँ पर हम दिखा रखे हैं क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, या एरो क्या कर रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर चार्ज पार्टिकल या आयन सोर्स हमारे पास जो बात कर रहे थे ना, यानी चार्ज पार्टिकल को जब इस चार्ज पार्टिकल इंटर करता है तो क्या होगा, ये नंबर ऑफ टाइम्स ऐसे रिवॉल्व करेगा, रिपीट कर रहा है, और जब रिपीट करेगा उसकी एनर्जी बढ़ेगी, और जब एनर्जी बढ़ेगी सिंपली हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे उसकी एनर्जी बढ़ेगी उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, या इसे बार बार इसे एनर्जी जाएगा तो एक्सलेट करेगा, और जब एक्सलेट कर रहा है मीन्स उसे फोर्स अप्लाई किया जाए, और जब फोर्स होगा मीन्स उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, एक्सलेट होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, यानी उसकी एनर्जी इंक्रीज करेगी। हम क्या करते हैं, इस आयंस को वेरी फास्ट ऐसे मूव कराते हैं, और मूव कराते कराते फिर क्या करते हैं, यहाँ पर टारगेट पर इसे लाकर क्या करते हैं, टारगेट पर यानी जो बीम है हमारे पास इस टारगेट से स्ट्राइक कराते हैं, ठीक ना। पार्टिकल एक्सलेटर के हमारे पास जो यूजेज हैं आगे भी इसको और भी देखेंगे। सेकेंड फैक्ट्स देखा जाए, व्हेन ए चार्ज्ड पार्टिकल enters in the uniform magnetic field perpendicularly, it starts moving on a circular path in a plane perpendicular to मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके पहले हम लोगों ने इसके बारे में भी स्टडी कर लिया क्या, कि यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल जब परपेंडिकुलर इंटर करता है तो क्या बनाता है, वह इस प्रकार का हमें हेलिकल मोशन होता है, यानी क्योंकि उसका एक कंपोनेंट का जो मोशन होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। जब हमारे पास एंगल कब होता है, जब इसके बारे में स्टडी किए थे जब थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री, जबकि 90 डिग्री यानी कहा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करेगा। इसके पहले हम लोग चार्ज पार्टिकल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है उसके बारे में स्टडी किए थे, उस पर क्या क्या फोर्स लगता है, उसका मोशन कैसा होता है, तो उसके मोशन को स्टडी किए थे, डिस्कस किए थे। तो हम क्या पाए थे, हम ये पाए थे थर्ड कंडीशन में कि क्या था, थर्ड कंडीशन ये था जब एंगल थीटा न तो 0 डिग्री हो, न 180 डिग्री हो, और 90 डिग्री हो। इन तीनों एंगल के छोड़कर कोई और एंगल जब लेते हैं तो वेलोसिटी कंपोनेंट को हम टू पार्ट में रिजॉल्व कर देते हैं। तो उस रिजॉल्व से क्या मिलता है, एक कंपोनेंट हमको इस पर मिलता है जो कि स्ट्रेट लाइन मिलता है, जबकि दूसरा हमारे पास परपेंडिकुलर मिलता है। बट यहाँ पर एक कंपोनेंट ऐसे मूव करेगा, एक इधर परपेंडिकुलर मूव करेगा, तो इसका मोशन क्या हो जाता है, वह मोशन उसका हेलिकल हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर हम फिगर में बता रहे हैं, ये क्या हेलिकल मोशन हो जाता है, हेलिक्स का फॉर्म करता है जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर करता है तो उसका मोशन क्या होता है, उसका मोशन हेलिक्स होता है, हेलिकल मोशन होता है। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इंक्रीजेज विद द वेलोसिटी, यानी क्या है, जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करती है रेडियस इंक्रीज करने लगता है, रेडियस इंक्रीज करने लगता है। इस फिगर से हम इजीली समझ सकते हैं, हम इस फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पर आयन सोर्स है, आयन सोर्स पर जो चार्ज पार्टिकल है इसको जब एक्सलेट किया जा रहा है, जब एक्सलेट कर रहे हैं, एक्सलेट करने का सेंस क्या है, वेलोसिटी को इंक्रीज कराना। जब एक्सलेट करेगा वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो इसका रेडियस भी क्या हो रहा है, वो भी इंक्रीज करता चला जा रहा है। रेडियस इंक्रीज करता चला जा रहा है मीन्स यहाँ पर एक कंक्लूजन निकल रहा है। वह क्या निकल रहा है कंक्लूजन, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करेगा रेडियस भी इंक्रीज कर जाएगा। मीन्स उसके यानी क्या है, रेडियस जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये फार्मूला हम इसके पहले भी स्टडी कर चुके हैं और आगे अभी इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ पार्टिकल does not depend on radius or velocity of particle but remains constant। यानी क्या करा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजोल्यूशन जो हमारे पास है वह न तो रेडियस पर डिपेंड करेगा और ना ही वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। ये क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ऑलवेज क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो हमारे पास यहाँ जो प्रिंसिपल है साइक्लोट्रॉन के 2 फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हमने स्टडी किया, देखा। हम क्या करेंगे,
आगे जो स्टडी करने वाले हैं साइक्लोट्रॉन के बारे में, वो क्या है, वो इन्हीं दोनों फैक्ट्स पर बेस्ड है। कंस्ट्रक्शन तो देखा जाए साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। क्या है? सिंपली साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू हॉरिजॉन्टल डी शेप्ड हॉलो मेटल सेगमेंट्स। फर्स्ट उसे D1 कहते हैं एंड सेकेंड D2, इनके नाम दे दिए गए थे ना। D1 एंड D2 कॉल्ड डीज विथ ए स्मॉल गैप बिटवीन देम। साइक्लोट्रॉन के कंस्ट्रक्शन को हम इस फिगर से समझें। अभी क्या कहा गया है कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है? साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू मेटेलिक हॉलो स्फीयर। क्या कहलाता है? डी कहलाता है। वहाँ पर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं? डी कहते हैं। एक सिंगल पार्ट को हम डी के नाम से जाना जाता है, जिसके एक पार्ट को हम D1 नेम देते हैं और सेकंड को D2 दे देते हैं। तो हमारे पास ये पार्ट जो दिख रहा है, दिस इज द डी, यानी यह एक डी है, इसलिए इसको डीज के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। ये क्या होता है? डी शेप्ड में होता है। जैसे हमारे पास ये डी शेप है, इसी शेप में होता है, इसलिए इसका नाम डीज कर दिया गया। एक्चुअल हमारे पास एक स्फीयर अगर इस तरह है और इसका हाफ पार्ट करेंगे तो क्या होगा? एक पार्ट हमारे पास इधर आएगा और एक पार्ट ये बनेगा। तो ये पार्ट भी एक डी जैसा है और ये सेकंड पार्ट भी एक डी जैसा है, इसलिए हमने एक को D1 और दूसरे को D2 कह देते हैं। यानी ये क्या है? ये एक डी शेप्ड है, डी शेप में है। यानी जो साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस प्रकार ही होता है। यानी हमारे पास यहाँ पर यह D1 कंसिडर कर लिया गया और यह D2 कंसिडर कर लिया, जो कि डी शेप्ड में होते हैं। इनके सेंटर पर यहाँ पर जो दिख रहा है एक आयन सोर्स होता है। यहाँ पर एक आयन सोर्स होता है जहाँ पर हम रेडियो एक्टिव सोर्स रिलीज प्रोटॉन्स, यानी क्या है, नॉट ओनली प्रोटॉन्स, यहाँ पर आयन्स होते हैं। जैसे प्रोटॉन के अलावा ड्यूटेरॉन्स होते हैं, ठीक, अल्फा पार्टिकल हो सकता है। इन पार्टिकल का हम यूज करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इस डीज को क्या करते हैं? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेट वोल्टेज, यानी वेरी हाई, एक ऑसिलेटर का यूज करते हैं। ऑसिलेटर क्या करता है? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का क्या करता है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, जिसका पावर अप्रॉक्सीमेटली 10⁵ वोल्ट का होता है, ठीक ना। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है अप्रॉक्सीमेटली 1.6 टेस्ला की होती है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जाती है कितनी? 1.6 टेस्ला का। और यहाँ पर पावर जो होता है, ये जो ऑसिलेटर का यूज करते हैं यहाँ पर, वो क्या होता है? अप्रॉक्सीमेटली 10⁵ वोल्ट का, इस आर्डर का यूज किया जाता है। दे आर माउंटेड इनसाइड ए वैक्यूम चैम्बर बिटवीन द पोल्स ऑफ ए पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट। साइक्लोट्रॉन का यह एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। लैब में देखा जाएगा तो वही सेटअप है, ठीक ना। इसमें क्या क्या है? दो पोल्स होते हैं, किसके? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के। हम कंसिडर कर लेते हैं अपर पोर्शन पर नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल लोअर पोर्शन पर हो जाता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के होते हैं। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स होते हैं, जो कि क्या है? एक मैग्नेटिक पोल है। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है, जो कि हमारे पास पावर हमने बताया क्या? वोल्टेज 10⁵ वोल्ट का होता है, ठीक। द डीज आर कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी 10 to 15 मेगा साइकिल पर सेकेंड। यानी हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी अभी बताया था हमने कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि क्या होती है? वह फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है 10 to 15 मेगा साइकिल पर सेकेंड। ध्यान रहे, मेगा साइकिल है, यानी फ्रीक्वेंसी वेरी हाई है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ ऑर्डर 10⁵। द बीम्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स टू बी एक्सलेटेड इज इंजेक्टेड into the D's near their center in a plane perpendicular to the magnetic field। तो यहाँ पर हमारे पास यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जिसका हमने इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल मान लिया है। यही हमारे पास एक डी यहाँ पर है, यहाँ पर डी जो है, इसी के बीच में हमारे पास क्या है? एक आयन सोर्स है,
क्या है, एक आयन सोर्स है, और यहीं से हमारे पास चार्ज पार्टिकल एक्सलेट होंगे, और एक्सलेट होते होते क्या करेंगे, वो फिर टारगेट पर इधर चले आएंगे, यहाँ पर टारगेट पर आके स्ट्राइक करेंगे, जो कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, इस डी के परपेंडिकुलर है। The beams of charged particles to be accelerated is injected into the D's near their center in a plane perpendicular to the magnetic field. The whole device is in high vacuum, यानी क्या होता है, इस पूरे इंस्ट्रूमेंटल सेटअप को हम क्या करते हैं, हाई वैक्यूम में रखते हैं, जहाँ पर प्रेशर क्या होता है 10⁻⁻⁶ mm ऑफ एच जी। ये ध्यान रहे, ये हमारे पास 10⁻⁶ है, यानी वेरी लो प्रेशर का यूज कर रहे हैं ना। 10⁻⁶ mm मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। यहाँ पर मरकरी कॉलम से यह प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो 11th में पास्कल लॉ जब स्टडी किया गया था तो वहाँ पर इसके बारे में स्टडी किया जा चुका है, ये प्रेशर कैसे बैरोमीटर से सॉल्व किया जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है। एक्चुअली प्रेशर का जो फार्मूला है P = वो होता है ρGH, जिसमें एच हमारे पास यहाँ दिया है, जी की वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और रो की वैल्यू जो है मरकरी की बात कर रहे हैं तो मरकरी की डेंसिटी का यूज कर लेते हैं, जो कि होता है 13.6 × 10⁻³ kg/m³, ठीक ना। इस डेंसिटी के जब फार्मूले में यहाँ पर पुट करेंगे तो ये प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी, उतने प्रेशर पर रखा जाता है, यानी ये हमारे पास क्या वेरी लो प्रेशर्स होते हैं। So that the air molecules may not collide with the charged particles. ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है जब प्रेशर बहुत लो होगा तो चार्ज पार्टिकल जो भी होंगे वो आपस में कोलाइड नहीं करेंगे। अदरवाइज चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो फिर क्या होगा, चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो वहाँ पर उनकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, ट्रांसफ़र होगा। तो इस काइनेटिक एनर्जी को हमें कंज्यूम करना है, बचाना है, वही तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है। हमें एनर्जी बढ़ानी है, और हम एनर्जी बढ़ाने के लिए ऐसा तो कर रहे हैं। अदरवाइज अगर चार्ज कोलाइड करना स्टार्ट कर देगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। यहाँ पार्टिकल एक्सीलरेटर जो है ये करता क्या है, पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाता है, वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, और जब कोलाइड करके डिक्रीज कर जाएगा तो ये इंस्ट्रूमेंट का एक ड्रॉबैक हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पर प्रेशर को वेरी लो रखते हैं। एन आयन सोर्स इज लोकेटेड एट द सेंटर यस in the gap between the D's. It consists of a small chamber containing a heated filament and a gas such as hydrogen for protons. यानी क्या होता है, अगर प्रोटॉन हमें चाहिए तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं, और ड्यूटेरियम फॉर ड्यूटेरांस, यानी अगर हमें ड्यूटेरांस चाहिए तो हम ड्यूटेरियम का यूज कर लेते हैं, और अगर प्रोटॉन्स चाहिए तो हाइड्रोजन का यूज करते हैं। दिस इज द पॉइंट, यहाँ पर जो मिडिल में पॉइंट दिख रहा है यही पॉइंट एस है, ठीक ना। यही हमारे पास क्या आयन सोर्स है, यहाँ पर बताया भी गया कि हमारे पास क्या है, ये जो एस है यह क्या है, आयन सोर्स है। यहीं से क्या होता है, आयन प्रोड्यूस होती है, और फिर क्या होता है, इस आयन को हम एक्सलेट करते हैं। यहाँ पर पाथ को भी दिखाया गया है, इस पाथ को फॉलो करते हुए आयन को एक्सलेट करते फिर टारगेट से स्ट्राइक कराते हैं। द थर्मियंस given out by the filament produce positive ions by ionization of the gas. यानी सिंपली क्या है, हमने बताया 10⁵ वोल्ट के आर्डर में पावर होती है। जब इतने हाई पावर पर गैस को पास आउट कराया जाएगा तो फिर क्या होता है, वो गैस आयोनाइज हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन लेंगे, हाइड्रोजन आयोनाइज हो जाएगा तो होता क्या है, हाइड्रोजन से अगर हम क्या करें 1H1 है, ठीक ना, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं तो हमें पता है कि जो प्रोटियम होता है, हाइड्रोजन का जो हमारे पास फर्स्ट आइसोटोप प्रोटियम है, अगर उससे
एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो फिर हमें जो मिलेगा या जो बचेगा वह होगा क्या, वो प्रोटॉन ही तो होगा। तो वही कार्य किया जा रहा है, हाइड्रोजन गैस यूज कर रहे हैं और वेरी हाई पावर जब अप्लाई कर रहे हैं तो गैस आयोनाइज हो रही है। गैस के आयोनाइजेशन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहा है और वहाँ पर हाइड्रोजन प्रोटॉन बन जा रहा है। सिमिलरली ड्यूटेरॉन्स को एक साथ भी यही होता है, जब बहुत हाई पावर अप्लाई करते हैं तो वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है और फिर क्या हो जाता है, वह आयन बन जाता है। हम इसी प्रकार अनदर पार्टिकल के लिए भी यूज करते हैं। यहाँ पर गैस के आयोनाइजेशन का यही पर्पज है कि हमें चार्ज पार्टिकल का आयन फॉर्म मिल जाए, आयनाइज कर लिया जाए। द आयन्स come out through a small hole in the ion source and are available to be accelerated। तो यही हमारे पास यहाँ एक होल होता है, यहाँ पर एक्सलेट करता है और एक्सलेट करते करते क्या करता है, इस होल के थ्रू यहाँ पर टारगेट पर चला आता है। तो हमारे पास जो आयन सोर्स यहाँ पर आयन प्रोड्यूस करते हैं और फिर इसी आयंस को मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के यानी कंबाइंड फॉर्म क्या करते हैं, इसको एक्सलेट कराते हैं। हमारे पास क्या है, यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज को एक्सलेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड के जब परपेंडिकुलर चार्ज इंटर करता है तो इसका मोशन कैसा हो जाता है, ये मोशन जैसा दिख रहा है हमको हेलिकल या सर्कुलर हो जाता है, हेलिक्स का फॉर्म करता है। तो देखा जाए साइक्लोट्रॉन की थियरी क्या है। लेट ए पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m इंटर ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b विथ ए वेलोसिटी v नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड b। यानी सिंपली हम कंसिडर कर ले रहे हैं कि हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल उसका चार्ज कितना है, q है, मास कितना है, m है, ठीक। वो मैग्नेटिक फील्ड b में इंटर कर रहा है विद वेलोसिटी v। जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंटर कर रहा है तो क्या होगा, वहाँ पर उसका जो मोशन होगा सर्कुलर मोशन होगा। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। क्या होगा, जब वो सर्कुलर मोशन करेगा तो जो सर्कुलर मोशन में होता क्या है, यहाँ पर बॉडी का फोर्स का डायरेक्शन तो यह है, हमारे पास वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, बट यहाँ पर इसके सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, सर्कुलर पाथ पर जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो गया क्या, सरफेस ऑफ सर्किल के नॉर्मल मिल गया, ठीक। बट इसका जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, वो टूवर्ड सेंटर होगा। तो फोर्स कैसा होगा, वह सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। वह कैसा फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो यह सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किसके द्वारा हो रहा है, तो यह सेंट्रीपिटल फोर्स जो मिल रहा है प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहा है वही मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज q इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन, यहाँ पर रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन चार्ज q। तो ये हमारे पास फार्मूला कहाँ से आया, तो सिंपली हम जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स जो हमारे पास फार्मूला था वो क्या था, वो था q v b साइन थीटा। ये तो फार्मूला था, ठीक। ये हमारे पास, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हमारे पास ये होता है, ऑलरेडी हम 11th में इसको स्टडी कर चुके हैं। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है। क्या कर रहा है, यही मैग्नेटिक फोर्स जो है यही क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है। मीन्स हम दोनों फोर्स इक्वल कर दिए क्यू वी बी। और ये 90 कैसे आया, कहा भी गया है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंटर कर रहा है। मीन्स हमारे पास एंगल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो जरा हम क्या करें, साइन 90 वैल्यू 1 हो जाती है। तो क्यू बी भी इक्वल टू mv²/r, 1 भी से भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, क्यू बी इक्वल टू mv/r। और यहाँ पर हमें रेडियस की आवश्यकता, अभी इसके पहले हम कहे भी थे कि हम रेडियस को फाइंड आउट करेंगे। तो रेडियस में क्या मिल गया, mv/qb। तो इनिशियली हमने बताया था कि जो रेडियस होता है, जो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है जिस रेडियस में मूव कर रहा है वह क्या है, रेडियस जो है वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। तो क्या है, रेडियस जो है यानी r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। ये क्या है, हमारे पास जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। मीन्स
ऑन इंक्रीजिंग वेलोसिटी रेडियस आल्सो इंक्रीजेज। तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी जैसे जैसे इंक्रीज करेगी रेडियस भी इंक्रीज कर जाएगा। नाउ टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल। अब हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे। पार्टिकल क्या कर रहा है, अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट पर मूव कर रहा है तो वन साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है। बट हमने बताया यहाँ पर डी जो है एक्चुअली साइकिल जो है इसका हाफ हाफ पार्ट में है। तो क्या करें, हम पहले कंसिडर करेंगे एक हाफ साइकिल को, यानी डी वन को पास आउट करने में कितना टाइम लग रहा है। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ रोटेशन इनसाइड द डी, यानी एक डी हम कंसिडर कर लेंगे डी में। डी1 में हमारे पास कितना टाइम लगा, तो ये लग गया टी, स्मॉल टी लेते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं एक साइकिल जो होती है, किसी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल जो होती है 2πr होती है, बट हाफ का क्या हो जाएगा, सेमी सर्किल का πr हो जाता है। और हमें पता है कि टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड या वेलोसिटी। तो हमारे पास मिल क्या गया, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हाफ साइकिल का मिलेगा πr, क्योंकि हमें फुल सर्किल का यानी सरकमफ्रेंस मिलता है 2πr, तो हाफ का क्या मिल जाएगा πr अपॉन वेलोसिटी। तो हमारे पास जो टाइम मिल जाएगा, वो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू πr अपॉन भी। बट अभी r की वैल्यू हम देखे हैं, r इक्वल टू क्या था, एम भी अपॉन क्यू बी, यही तो वैल्यू थी। तो जब वैल्यू पुट करेंगे 1 भी से भी यह कैंसिल आउट हो जाएगा और टाइम इक्वल टू मिल जाएगा हमको क्या, πm अपॉन क्यू बी। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, हाफ साइकिल यानी 1D में जो हमारे पास टाइम लगेगा वो इतना मिल जाएगा। और टोटल टाइम याद कर सकते हैं कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने में, इन वन साइकिल कंप्लीट करने में टाइम क्या लग जाएगा, तो कैपिटल टी इक्वल टू इसका जस्ट डबल हो जाएगा, तो 2T यानी 2πm अपॉन क्यू बी। नाउ साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, एज वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो होते हैं वो टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन इज नोन एज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई FC। तो हमारे पास FC क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल्स। तो FC इज इक्वल टू 1/T, दिस इम्प्लाई दैट ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा QB अपॉन 2πm। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर इज एडजस्टेड in such a manner that the time in which particle completes its half cycle in the same time the polarity of the D's changes। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर हम ऑसिलेटर का यूज कर रहे हैं, जो कि क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर यूज किए जाते हैं। बता चुके हैं शुरुआत में ही कि जो हमारे पास ये साइक्लोट्रॉन है यहाँ पर क्या करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर का यूज किया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं ऑसिलेटर क्या मीन्स अल्टरनेट करंट प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जिसका हाफ साइकिल पॉजिटिव पोलरिटी पे हो, हाफ नेगेटिव पोलरिटी पे होता है। इसी प्रकार यहाँ पर जो हमारा साइक्लोट्रॉन का एक पार्ट क्या है, ये हमारे पास डीज का ये D1 है, तो ये डीज का D2 है। तो क्या कहा जा रहा है, कह रहा ऑसिलेटर हमारे पास जो हाफ साइकिल ये कंप्लीट कर रहा है, तो पार्टिकल जो एक्सलेट हो रहा है, जो मूव कर रहा है, वो भी क्या कर जाए, हाफ साइकिल पे ये भी कवर कर जाए, यानी पोलरिटी उसकी जब चेंज हो रही है, मीन्स इसको हमें ऐसे एडजस्ट करना है कि इसकी पोलरिटी जो है उसके फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए, इसकी जो हाफ साइकिल हमारे पास मिल रही है उसके साथ मैच कर जाए। तो ये हमारे पास सिंपली क्या करने का सेंस है, यहाँ पर हमें रेजोनेंस कराना है। देयरफॉर द वर्किंग कंडीशन ऑफ साइक्लोट्रॉन क्या मिल जाएगा, F0 इक्वल टू FC इक्वल टू QB अपॉन 2πm, यानी कहने का सेंस क्या है, हमें यहाँ पर रेजोनेंस कराना है, रेजोनेंस की कंडीशन फाइंड आउट करना है। दिस इज नोन एज कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस, यह रेजोनेंस की कंडीशन है, यानी हमें क्या करना है, हमें ऐसा एडजस्टमेंट कर देना है कि यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस हो जाएगा तो हमारे पास वहाँ पर क्या मिलेगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी और हमारे पास पार्टिकल जो है जिसकी एनर्जी है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी है, वो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा हम इंक्रीज करा सकते हैं। नाउ काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल, तो क्या होगा, जो पार्टिकल यहाँ पर जिसको एक्सलेट किया जा रहा है उससे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं
टारगेट पर स्ट्राइक करने से पहले जो वेलोसिटी होगी उसको हमने वी मैक्स कंसिडर कर लिया, ठीक ना, उसको वी मैक्स कंसिडर कर लिया। तो क्या करा, वी मैक्स इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट कम्स आउट एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज आर मैक्स, यानी स्ट्राइक करने से पहले जब वो साइक्लोट्रॉन के यानी इस डिश से बाहर निकल रहा था उसकी रेडियस हमने आर मैक्स कंसिडर कर लिया। क्या कंसिडर कर लिया, आर मैक्स कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, के मैक्स, यानी जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगी। तो के मैक्स इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर वेलोसिटी आ रहा है, लेकिन अभी हम लोग इसके पहले ये फार्मूला पढ़े थे, आर इक्वल टू क्या था, एम वी अपान क्यू बी, ये फार्मूला था। तो यहाँ से वेलोसिटी का टर्म निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, क्यू बी आर अपान एम। तो उसी वैल्यू को यहाँ पर हमने पुट कर दिया, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दिए, स्क्वायर फॉर्म में था स्क्वायर कर दिए। तो क्या हुआ, एक एम से यह एम कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का जो फाइनल फार्मूला मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, तो यह फार्मूला मिल जाएगा के मैक्स यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्स स्क्वायर अपान 2m। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, ये मिल गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो पार्टिकल स्ट्राइक करने जा रहा है, जो हमारे पास टारगेट से स्ट्राइक करने जा रहा है चार्ज पार्टिकल जिसको एक्सलेट किया गया था, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ये हमारे पास फार्मूला मिल गया। यूजेज ऑफ साइक्लोट्रॉन, तो देखा जाए कि साइक्लोट्रॉन के क्या क्या यूजेज हैं। नंबर 1, इन द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, जैसा कि हम इसके पहले बता चुके हैं कि साइक्लोट्रॉन एक पार्टिकल एक्सीलेटर है। कैसे पार्टिकल का, चार्ज पार्टिकल का। तो ये चार्ज पार्टिकल एक्सीलेट कहाँ किए जाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह में, जहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वहीं तो इनका यूज किया जाता है। और यहाँ पर हम करते क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, चार्ज पार्टिकल को जो एक्सलेट करते हैं। तो हमारे पास साइक्लोट्रॉन का जो फर्स्ट यूज दिख रहा है क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टडी करने में। सेकेंड, टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव मटीरियल विच आर यूज इन मेडिकल साइंस। हमारे पास मेडिकल साइंस में आज इतनी एडवांस चीज़ें आ चुकी हैं, तो क्या है, कुछ ऐसे डिजीज हैं उनको ठीक करने के लिए, क्योर करने के लिए क्या होते हैं, कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का भी यूज किया जाता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का यूज किया जाता है। तो उस रेडियो एक्टिव मटेरियल को प्रोड्यूस करने में भी हम साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, बाय इम्प्लांटिंग आयंस इन सॉलिड टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी, यानी जो हमारे पास आयंस होते हैं सॉलिड फॉर्म में, इनकी क्वालिटी को भी क्या करते हैं, इम्प्रूव करने में हम साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, इन द सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल और सब्सटेंसेज, जैसा कि हम जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम जानते हैं वो अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सबको पता है कि 92 एटॉमिक नंबर के वास्ते जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब कैसे हैं, वो न्यूक्लियर प्रोसेस से बनाए गए हैं, वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता है अर्थ पर। ठीक, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ सब्सटेंसेज हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको सिंथेसिस करने में भी हम क्या करते हैं, साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन, जैसा कि हम देख रहे हैं कि साइक्लोट्रॉन के नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है, नंबर ऑफ एडवांटेज है, बट कुछ लिमिटेशंस भी हैं। साइक्लोट्रॉन के कुछ लिमिटेशंस हैं, ये कुछ कंडीशन में वर्क करता है। तो देखा जाए क्या कंडीशन है, अनचार्ज पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सलेटेड बाय साइक्लोट्रॉन, यानी साइक्लोट्रॉन से किसी अनचार्ज पार्टिकल को एक्सलेट नहीं किया जा सकता है। जैसे हमने कहा न्यूट्रॉन की बात कर रहे थे ना, यानी इनिशियली में शुरुआत में इसको हमने कह दिया था कि साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच आर यूज टू एक्सलेट द चार्ज पार्टिकल, यानी केवल चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट कर सकता है। अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ रिलेटिविटी द मास ऑफ पार्टिकल चेंजेज विथ इट्स वेलोसिटी हुज इक्वेशन, यानी ये हमारे पास क्या है, यह आइंस्टीन के द्वारा जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी आई थी, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी आई थी, उसको स्टडी करके यह पाया गया कि मास भी कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी का बहुत इंक्रीज कर दिया जाए तो उसके मास में वेरिएशन आना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए फार्मूला भी कहलाता है वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी, वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी के
नाम से जानते हैं इस फार्मूले को। ये क्या बताता है? ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पार्टिकल है, उसकी स्पीड को अगर हम बढ़ा रहे हैं, अगर हम क्या करते हैं, कंपेरेबल टू सी कर दें, यानी जो v है ये c के कंपेरेबल में है, उसके आर्डर में आ जाए, तो क्या होगा, वह पार्टिकल का मास भी इंक्रीज कर जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, वेयर m मास ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज इन मोशन। यानी क्या होगा, जब बॉडी एक्सलेट कर रहा होगा, मोशन में होगा, तो यह मास है m नॉट का रिप्रेजेंट कर रहा है रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल, यानी जब बॉडी रेस्ट पर था। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, जिस ऑब्जेक्ट को मूव कराया जा रहा है या जिस पार्टिकल को एक्सलेट कराया जा रहा है उसकी वेलोसिटी है v। और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, जिस एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है, ठीक ना। वैसे हम जानते हैं नॉर्मली यूज हम यही करते हैं 3 × 10⁸ 8 होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक ना, यूज करते हैं। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू की बात करेंगे तो ये होता है 299792458 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। फॉर वेरी हाई वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी मास इंक्रीजेज विथ वेलोसिटी, जैसा हम फार्मूला ही देखे हैं। देयरफॉर frequency of particle will not remain constant, as a result cyclotron will not work, therefore the energy of the particle cannot be increased to more than a पर्टिकुलर वैल्यू। जैसा कि अभी हम फार्मूला ही देखे हैं, ये क्या है, m = m नॉट अपॉन √1 - v² / c²। क्या हो रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने पर उसका मास इंक्रीज कर जा रहा है, और जब मास इंक्रीज कर जाएगा तो हमारे पास एक फार्मूला पता था, क्या, R = mv/qb = ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास मोमेंटम p आ जा रहा है, मोमेंटम p = qb। और इस प्रकार क्या देख रहे हैं, यहाँ पर इसके मोमेंटम भी चेंजिंग आ जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि मास के चेंज होने पर वो जो बात कहा गया था कि जो d हमारे पास यहाँ पर जो इसकी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे और d की बात कर रहे थे, एक साइकिल कंप्लीट करने में ये जितना टाइम लगना चाहिए उतना ये टाइम लग रहा है, यानी जब तक पोलैरिटी चेंज हो ये d को क्रॉस कर जाता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी, और जब फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, यह पार्टिकल एक्सीलरेटर वर्क नहीं करेगा। इसलिए क्या करते हैं, इसका जो हम लिमिटेशंस देखते हैं, एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा किसी पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी हम नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो मास इंक्रीज कर जाएगा, और मास इंक्रीज करने पर उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगा, रेजोनेंस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, यानी वह साइक्लोट्रॉन प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, पार्टिकल को एक्सलेट नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सलेटेड बाय साइक्लोट्रॉन बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल एंड इट एक्वायर्स ए वेरी हाई वेलोसिटी सो दैट इट्स मास डज नॉट रिमेन कांस्टेंट एंड कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इज वायलेटेड। जैसा हम जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है यह मास ऑफ प्रोटॉन के कंपेरिजन में वेरी स्मॉल होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। तो क्या होगा, इसका मास बहुत कम है। अब इसको क्या करेंगे, जब एक्सलेट करेंगे तो जैसा कि हम फार्मूला देखे हैं वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी, तो फिर क्या होगा, इसका मास इंक्रीज कर जाएगा, और जब मास इंक्रीज कर जाएगा, जब बहुत हाई स्पीड से इसे मूव कराना होगा तो फिर क्या होगा, मास इंक्रीज करने पर यह रेजोनेंस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, और जब रेजोनेंस कंडीशन को नहीं फुलफिल करेगा तो क्या होगा, रेजोनेंस कंडीशन वायलेट कर जाएगा, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो रेजोनेंस कंडीशन का वायलेशन होगा, यानी यह पार्टिकल एक्सलेटर जो है, साइक्लोट्रॉन जो है, इस पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट नहीं कर पाएगा। यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। थैंक यू।